गुड आफ्टरनून टू ऑल। एज यू नो कि हमारा बायोमोलिक्यूल चल रहा है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। एनालिसिस अभी मैंने आपको नहीं करवाई। इसमें हमने मेनली स्टार्टिंग किया था अमीनो एसिड से, तो यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है अमीनो एसिड्स का। इट्स वेरी इजी। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ के करोगे तो बहुत इजी है। तो अमीनो एसिड की ये डिटेल्स है सारी, जनरल स्ट्रक्चर की और इसके टाइप्स एंड ऑल, ये हमने कर लिया था। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस यहाँ पे अभी नहीं करूंगी। सो इसके बाद हमने डिस्कशन की थी लिपिड्स की, तो ये सारा पोर्शन लिपिड्स का है। और इसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टार्ट किया था। ये सारा। तो पिछली वीडियो में मैं इनके बेसिक पॉइंट्स को उठा के, मैंने हर चीज के बेसिक पॉइंट को उठा के उसको डिटेल तक लेके जाने की कोशिश की है, जो आपकी एनसीईआरटी में अलग अलग टॉपिक्स के अंदर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर अमीनो एसिड हमने किया, तो इसके साथ हमने इसकी जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स की, वो हमने स्टार्ट कर दी थी। और इसके साथ हमने इसकी फोल्डिंग्स के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है, एज लाइक दिस। इसकी फोल्डिंग, क्वाaternary स्टेज, प्राइमरी स्टेज एंड और बॉन्डिंग में हमने ये पेप्टाइड बॉन्ड को साथ में ही डिस्कस कर लिया था। इसके बाद मैंने लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था आपके साथ। तो लिपिड्स जो है, इसकी बॉन्डिंग एंड ऑल, इसके बारे में डिस्कशन की थी, इसकी टाइप्स एंड ऑल। और न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस जब किया था हमने, उसमें मैंने साथ में आपको सारा डीएनए की स्ट्रक्चर ये सारा बताया था। तो इसमें जो वही जो केमिकल स्ट्रक्चर है, आपको कौन कौन सी लर्न करनी है आप ये सुन लो पहले। ये भी करनी है आपने, ये भी करनी है, ये तीनों करनी है। ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और इसको अगर ज्वाइन करते हैं एस्टेरिफिकेशन के दौरान, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह से कैसे बनेगा, सॉरी ट्राइग्लिसरिक एसिड एक तरह से कैसे बनेगा। और हमारा इसके साथ आ जाता है ये वाला लेसिथिन मॉलिक्यूल। आपको बस देखने में समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये लेसिथिन मॉलिक्यूल है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी समझ आ जाएगा आपको। और इसके साथ ये आपको पता होना चाहिए केमिकल बेसिस पे कि क्या क्या है, नाइट्रोजन बेसिस क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। जैसे न्यूक्लियोसाइड इन द सेंस कि वो 2 यूनिट की ज्वाइनिंग से बनता है, दैट इज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, whereas nucleotide is formed by the combination of 3 subunits, that is phosphate, ribose and nitrogen base and all. तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इसके साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, as like which is discussed in under this topic, सॉरी अंडर दिस हेडिंग। तो ये उसके बारे में ही है सारा। और हमने बॉन्डिंग में ये इसके बारे के जो बॉन्ड्स हैं, एक तरह से यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो इसके बारे में मैंने आपको आपको बता दिया था। सो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल डिस्कशन के साथ, which is very easy, primary metabolites, secondary metabolites, biomacromolecules and all. Sorry. So इसमें भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर समझ के करोगे तो बहुत इजी है। लेट मी जूम इट। यस। अब यहाँ पे बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स जो है, ये मेनली मैक्रोमोलेक्यूल, आप किसी चीज को क्या बोलोगे, नाम से आपको ये आइडिया हो रहा है कि मॉलिक्यूल का साइज कोई बड़ा होगा, इसलिए ये मैक्रोमोलेक्यूल है, साइज में बड़ा होगा। और यहाँ पे वाकई यही कंसिडरेशन है इसमें। अब यहाँ पे हम अगर बात करें सिंपल सब्सटेंस की, तो उसमें आ जाता है हमारा ग्लूकोज, यू कैन से लिपिड्स। लिपिड्स बहुत इजी है, उसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और इसके साथ साथ जैसे ग्लूकोज C6H12O6, वो इसका फॉर्मूला है। इसके इसके कॉम्बिनेशन से ही सेल्यूलोज बनता है, इसके कॉम्बिनेशन से ही ग्लाइकोजन बनता है, इसी के कॉम्बिनेशन से एक और चीज बनती है, दैट इज स्टार्च। तो ये 3 पॉलीमर तो इसी के हो गए। फ्रक्टोज, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6। बट डिफरेंस क्या है, ये कीटो शुगर है, एक है हमारी एल्डो शुगर। ये ग्लूकोज ओज वर्ड है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ओज वर्ड तब लगता है कि जब ये अपने आप में क्या है, एल्डिहाइड शुगर है, एल्डो शुगर। फ्रक्टोज कीटो शुगर। तो यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। तो ये दोनों थे शुगर यूनिट्स। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो इसमें ग्लिसरॉल,
और हमारे फैटी एसिड्स आ जाएंगे, उसके साथ मिलके ये लिपिड्स बनते हैं। तो इसमें अलग अलग एग्जांपल है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स एंड ऑल। और तीसरा हमारा आ जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमने कल की वीडियो में किया था। इट्स वेरी इजी, which consist further of 3 subunits, and nucleotide itself consists as a unit in DNA, mainly in its portion as like polynucleotide chain। उसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है यही ज्वाइन कर करके एक बड़ी लंबी चेन बना देते हैं, दैट आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, फिर वो आगे फर्दर ज्वाइन करेंगे एंटी पैरेलल कंडीशन में with the help of hydrogen bond between their nitrogen bases unit subunit of each nucleotide with each other of the two opposite polynucleotide chains। तो इसमें ये हमारी बेसिक यूनिट्स हैं छोटी छोटी। तो इसको आप एसिड में सॉल्युबल करोगे तो मतलब घोलोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, बहुत इजी है। ये साइज छोटा है इसका एक तरह से, तो वजन भी कम है इसका। बट अगर इन्हीं के पॉलीमर्स की बात करें हम, मतलब इन्हीं को जोड़ जोड़ के जो बड़ी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इनका नेचर उल्टा है, वो एसिड इनसॉल्युबल है भाई। बहुत इजी है, एसिड इनसॉल्युबल है, सॉलिड। और इसके साथ उनका वेट ज्यादा होने की वजह से, एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर होने की वजह से हम उनको मैक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर करते हैं। मेनली 1000 डेल्टन से जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट अप है उसको आप बायोमैक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे there is one feature common to all these compound that found in acid soluble pool, they have molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton approximately। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो है, इसमें 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे। अमीनो एसिड की ज्वाइनिंग, मैंने सॉरी अमीनो एसिड नहीं लिखा था वहां पे। अमीनो एसिड की ज्वाइनिंग की वजह से प्रोटीन बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड, शुगर से पॉलीसेकेराइड और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनेंगे हमारे लिपिड्स। तो ये जो सारी है, लिपिड्स को छोड़ दो आप। लिपिड्स को छोड़ने के बाद जो ये तीन पास हमारे पास बचते हैं, दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड, ये सारे के सारे जो है एक्चुअल में इनका वेट जो है ऑब्वियसली 10,000 डेल्टन या फिर उससे ज्यादा जाता है। अब यहाँ पे फॉर दिस रीजन, इसी वजह से ये जो केमिकल कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मिलते हैं, इनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा 10,000 डेल्टन से, सॉरी 1000 डेल्टन से कम, उनको आप रेफर करोगे एज अ माइक्रोमोलिक्यूल या सिंपल बायोमोलिक्यूल, और जिनका इनसे ज्यादा है उसको आप कंसिडर करोगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपको सिंपली इनके डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बायोमैक्रोमोलिक्यूल एंड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। जो हमारे मॉलिक्यूल है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन लिपिड्स जो है, हालांकि ये भी इनसॉल्युबल है वाटर और एसिड में, बिकॉज इसका नेचर ऑपोजिट है। जो हमारा लिपिड है ये नॉन पोलर है, एसिड हमारे पोलर होते हैं, बट फिर भी इसको बायोमोलिक्यूल में कंसिडर क्यों किया जाता है? बिकॉज इसका अगर एक मॉलिक्यूल का वेट, जैसे स्टार्च जो है बहुत लंबी चेन है ग्लूकोज की, मान लो 1000 ग्लूकोज की चेन है वो, तो उसका वेट जो है 1000 डेल्टन से ज्यादा है। बट जो लिपिड है, अगर इसका कोई मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, ठीक है, तो उसका वेट जो है वो तो 800 डेल्टन से ऊपर ही नहीं जाता, बट फिर भी हमने इसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल में रखा हुआ है। रीजन बिहाइंड दैट कि कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल आपको अकेला नहीं मिलेगा, ये आपको ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बायोमैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में रखने की यही वजह है कि लिपिड आर इन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, बट स्टिल कंपाउंड जो है are present not only in as such also arranged into a structure like a cell membrane की फॉर्म में मिलेगा आपको। अगर आप उसको ग्राइंड कर दोगे टिश्यू को, तो आपको इसकी छोटी छोटी यूनिट्स जो है वेसिकल की फॉर्म में मिलेंगी, वो स्टिल नॉट सॉल्युबल होंगी, मतलब एक तरह से पानी में सॉल्युबल वो नहीं है, वो वेसिकल है तो वेसिकल की फॉर्म में ही रहेगा। तो एक तरह से माइसल्स या मिसल्स बोलते हैं कुछ बच्चे उसको, अगर वो आपने पढ़ा हो 10th में सोप एक्शन में, तो एक तरह से उस तरह के वेसिकल की फॉर्म में ये बन जाता है। इन शॉर्ट स्टिल वो एसिड इनसॉल्युबल फॉर्म में है, तो मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में इसको कंसिडर किया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे, कुछ। तो एसिड सॉल्युबल पूल में मेनली वो कंपोजिशन आ जाती है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। मैक्रोमोलिक्यूल मेनली
फॉर्म द सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली के अंदर है, दैट बिकम एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। कहने का मतलब कि जो एसिड में सॉल्युबल है और जो एसिड में इनसॉल्युबल है, वो दोनों को अगर इकट्ठे करके कंसिडर करोगे भी या बात करोगे तो एक्चुअल में आप सेल की सारी कंपोजिशन के बारे में ही बात कर रहे हो। तो इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू अबंडेंस व्यू। तो यहाँ पे क्लास वाइज इन द सेंस कि यहाँ पे इन्होंने टेबल दिए हुए हैं, तो कंपोज यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर वाकई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल, एवरेज की बात की हुई है, प्रोटीन 70 to 90% एंड ऑल। तो यहाँ पे ये वेरी कर सकती है भाई सेल टू सेल, और इवन टू कैन से यू कैन से दैट ऑर्गेनली टू ऑर्गेनली, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक ऑर्गेनली है, उसकी मेम्ब्रेन जो है उसमें इनर मेम्ब्रेन में तो 75% प्रोटीन ही है। उसमें इतना बुरा हाल है प्रोटीन होने की वजह से, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि हर 12 फॉस्फोलिपिड के बाद आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इतना ज्यादा प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, बहुत ज्यादा प्रोटीन है सच में इसमें। तो ये एवरेज कंपोजिशन की हुई है, तो डोंट वरी अगर आपको एवरेज की रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल में बताया गया तो एवरेज पे ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, बच्चे बोल देते हैं कि जिस आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो इस तरह के टेबल्स में से क्वेश्चन आते हैं आपको नीट में। कोलेजन जो है एक तरह से अपने आप में क्या है, ठीक है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब दो सेल्स के बीच में फ्लू एक तरह से उसको फिक्स करने के लिए। ट्रिप्सिन अपने आप एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी आपको बताइए है, रिसेप्टर जो सेल के सरफेस के ऊपर होते हैं, या फिर आप सिंपल बोलो कि नोज के लाइनिंग में भी होते हैं ये, आपके टेस्ट बर्ड्स के टंग रिसेप्टर्स में भी होते हैं। टंग रिसेप्टर यही है, एक तरह से टेस्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है आपको। ग्लूट4 ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये पिछले पिछले से पिछले नीट में ये ग्लूट4 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड ऑल पे। जस्ट अ मिनट, यस, प्राइमरी मेटाबोलाइट, इसमें केमिकली डील करेंगे हम 1000 ऑफ कंपाउंड से, जो साइज में स्मॉल है या फिर बड़े हैं। डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर इफ पॉसिबल, सिंथेसाइजिंग देम, अगर सिंथेसाइज कर सकते हैं तभी हम उनकी स्ट्रक्चर के बारे में इजीली जान पाते हैं। कहने का मतलब वैसे भी हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं, बट बहुत मेहनत लगती है साइंटिस्ट की तरफ से। बट यहाँ पे अगर कोई केमिकल हम खुद बना रहे हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। तो इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, जो भी आपका फिगर 9.1 में जो पीछे है, इसमें नहीं है, 9.1 में कहा हुआ है प्राइमरी मेटाबोलाइट, दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। देख ही लेते हैं कि क्या डिस्कस किया हुआ है इन्होंने वहां पे। इसमें या दिस वन आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जिनको एक तरह से जोड़कर या इनसे जुड़ी हुई चीजों को तोड़कर ये बनते हैं, और ये बड़ी इजीली यूज्ड अप हो जाते हैं सेल के अंदर। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। मेटाबॉलिज्म, किसी चीज का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैनाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, मतलब किसी चीज का टूटना और या किसी चीज का बनना। तो सेल में ये जितने भी काम हो रहे हैं इन सबका टोटल जो है ये मेटाबॉलिज्म है। तो इनमें जो चीजें इन्वॉल्व होती है वो मेटाबोलाइट्स हैं सिंपली। तो यहाँ पे मेनली कंसीडर करेंगे हम जैसे एज लाइक ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, ये अपने आप में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं अपने आप में। तो इससे ज्वाइन कर करके 100 ऑफ केमिकल्स बनेंगे। तो जो चीजें एक तरह से मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। और वन एनालिसिस प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल, यहाँ पे 1000 ऑफ कंपाउंड जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है मेनली। एग्जांपल एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, रबर एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स एंड ऑल। ये जो चीजें हैं एक तरह से ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इनको सेल बना तो लेते हैं या फिर प्लांट बना तो लेता है या फिर कोई बॉडी बना तो लेती है, बट इनका यूज क्या है खुद के लिए पता नहीं। तो ये माना जाता है कि जैसे ये सब्सटेंस जो है इसका हम तो फायदा उठाते हैं, जैसे रबर रबर ड्रग्स, स्पाइस मसाले वगैरह, खुशबू के लिए पिगमेंट्स लेना इनसे, तो हम तो यूज करते हैं, बट पौधा इसके लिए क्या यूज करता है
इसके रिगार्डिंग ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एवोल्यूशन के साथ आपको इस टॉपिक को जोड़ूं, तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ओपियम का प्लांट है, अफीम का पौधा, तो अफीम जो है ओपियम कर्ड, वो प्लांट के लिए तो कोई यूजफुल नहीं है, बट फिर प्लांट भी उसको बना रहा है और स्टोर कर रहा है, या फिर बन रही है, उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये माना जाता है कि जो अगर पौधे में ऐसी चीजें हैं, इसके साथ है एक और एग्जांपल ले लो जो आप पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं भांग या भंग, इसके साथ दतूरा प्लांट। तो ये जो प्लांट्स हैं, एक और प्लांट आपने देखा होगा अक, इसके साथ कैस्टर, तो इनको जंगली जानवर नहीं खाते, इनको खाते नहीं है जंगली जानवर, इनको छोड़ देते हैं। तो ये एवोल्यूशन की तरफ से ये माना जाता है कि ये अपने आप को ग्रेजिंग से बचाते हैं, ग्रेजिंग से बचाते हैं कि कोई इनको आके खा ना जाए। तो ये इनमें एक तरह से प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है अपने एक तरह से प्रीडेटर्स की तरफ से, ये बोला जाता है एवोल्यूशन में। और वाकई ये बात सच भी है कि अगर किसी प्लॉट में बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं और वहां पे जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो आ गए, जैसे बफलोज एंड ऑल, वो सब खा जाएंगे, बट कैस्टर के प्लांट को या फिर अख के पौधे को नहीं खाएंगे, बिकॉज अगर वो खाएंगे तो उन्हीं को नुकसान है, उनको पता है, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं उनको खाना। इस तरह से जो पौधा है हमारा ये कैस्टर प्लांट, ये बच जाता है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है भाई। इट्स वेरी इजी। सो इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का। ये बॉन्डिंग के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये तब मैंने आपको बता दिया था सारा जब हम एक्चुअल में केमिकल और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कल की वीडियो में मैं ये डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके बारे में डिस्कस करूंगी, और इसके बाद आएंगे हम एंजाइम्स पर, एंजाइम की फंक्शनिंग पर, और टर्नओवर नंबर एंड ऑल, ये क्या होता है, एक्टिव साइट क्या होती है, और ये टेम्परेचर एंड ऑल ये कैसे अफेक्ट करेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद हमारा कल के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।